वेरी गुड मॉर्निंग। ये लॉकडाउन के इस पीरियड में रिवीजन के तौर पे RTM नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर की मैनेजमेंट अकाउंट 6 सेमेस्टर में है, उसका एक चैप्टर मैं ले रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसका दूसरा है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसी पॉइंट पे सेल करना जहाँ पे अपने को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो यह एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अब यहाँ पर फार्मूले में जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें 3 आते हैं। एक आता है फिक्स कॉस्ट, F, V और S। F मीन्स फिक्स कॉस्ट, जिसे स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं। ये हमेशा फिक्स रहते हैं, यानी इनका कोई भी प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं। प्रोडक्शन बढ़ता है कम होता है उससे कोई फर्क नहीं, हमेशा ऑलवेज भी एक्सपेंसेस रिमेन फिक्स्ड। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, दे आर फिक्स्ड। आप फैक्ट्री का रेंट जो है वो फिक्स है, चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़े कम हो उससे कोई अपने को मतलब नहीं, लैंडलॉर्ड को उतना रेंट देना। इवन सैलरी एम्प्लॉइज को उतना ही देना है, चाहे मैनेजर की सैलरी हो। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जिनको आप प्रोडक्शन से उनका कोई रिलेशन, उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता। परंतु वहीं पर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस रहते हैं, जिसे अपन वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट, जिसे मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंसेस में इवन प्राइम कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी जो मिनिमम जो एक्सपेंसेस जो रिलेटेड विद द प्रोडक्शंस होते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स चेंज होंगे, वैसे वैसे आपकी ये एक्सपेंसेस भी चेंज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मटेरियल, अगर आप 10,000 यूनिट प्रोडक्ट करोगे तो मटेरियल उसके हिसाब से लगेगा। अगर वहीं 5,000 यूनिट तैयार करोगे तो नेचुरली आपको उतना खर्चा लगेगा, उसके हिसाब से आप मटेरियल लेके आएंगे। यानी वेरिएबल कॉस्ट चेंज बाय द प्रोडक्शन। जैसे कि आपका मार्जिनल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक मटेरियल आता है, कंज्यूम मटेरियल, वेजेस एंड नंबर 3 इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर चार्जेस, लेबर को भी वैसे ही दोगे। अगर 10,000 यूनिट प्रोडक्ट करना है तो नेचुरली आपको कॉस्ट वैसी देनी पड़ेगी, उनको वेजेस देना पड़ेगा, लेबर चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं अगर 5,000 यूनिट बनाने हैं तो लेबर को 5,000 यूनिट के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली उसके ऊपर में, जैसे कलर हो गया, कलर मिक्स करते हैं, एसेंस मिक्स करते हैं। इवन उसके साथ में आपके डाइज रहते हैं, जैसे केक बनाना है अलग अलग शेप में तो उसके बाकायदा डाइज आते हैं, तो वह डाइज जो है वो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। देन इस प्रकार से जो भी आपके प्रोडक्शन के हिसाब से जो एक्सपेंसेस चेंज होते हैं वह दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। दैट इज नेम इज वेरिएबल, वेराय होती है। और ये फिक्स्ड यानी ऑलवेज भी फिक्स्ड। सेल, अब ये जो रहता है वो सेलिंग प्राइस रहता है। सेलिंग प्राइस और सेल यूनिट, सेलिंग यूनिट्स 2 टाइप के रहते हैं। एक रहता है सेलिंग प्राइस। प्राइस कभी कभार अपन चेंज कर सकते हैं, परंतु जो यूनिट्स हैं सेल करने के लिए तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर आपका कभी ऐसा आता है कि इफेक्ट क्या आता है, अगर आपका मान के चलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट किस पे आता है? इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? तो उसका इफेक्ट केवल फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर ही आता है। अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? तो उसका इफेक्ट भी किस पर आएगा? वेरिएबल एक्सपेंसेस पर आएगा, मार्जिनल कॉस्ट पे आएगा। परंतु सेलिंग प्राइस अगर उसका इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज अगर होता है सेलिंग प्राइस, तो उसका इफेक्ट केवल सेलिंग प्राइस पर आता है। परंतु अगर यूनिट सोल्ड यूनिट्स
जिसे सोल्ड यूनिट्स, जिसकी अपन कहते हैं सेल्स वॉल्यूम, अगर कोई सेल का यूनिट या वॉल्यूम अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों पर इफेक्ट आता है। जैसे कि यूनिट सोल्ड, अगर आपको मान के चलते हैं सेलिंग प्राइस यानी आपका पूरा कास्ट लग गया, पूरी तैयारी हो गई, बस मार्केट में आपको लॉन्च करना है। मार्केट में आने के बाद में आपको पता चलता है कि यार ये तो ऑलरेडी जो हमारा कॉम्पिटिटिव है तो वह तो 10 रुपये की जगह 9 रुपये में चीज़ बेच रहे हैं, तो हमने जो वह सेलिंग प्राइस 10 रुपये किया है तो उसके ऊपर में अपन क्या कर देते 15% डिस्काउंट, ताकि क्या मार्केट में अपने को भी लॉन्च होना है, पहली बार है हमारा, तो अपन उसको क्या करते हैं वह 1.5 से उसको कम कर देते हैं, हमें 8.5 रुपये में बेचते हैं, क्योंकि बाकी तो एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी लग चुकी है। हमें तो बाद में पता चला कि अभी उसकी मार्केट की क्या पोजीशन है, परंतु यूनिट सोल्ड और सेलिंग वॉल्यूम, अगर सेलिंग वॉल्यूम ही कम कर रहे हैं, यूनिट्स ही कम कर रहे हैं, तो नेचुरली जहाँ पर हम 10,000 यूनिट पहले सेल करते थे, अभी बोला कि यार अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है, कोई परचेस करेगा नहीं क्योंकि उसका सीज़न नहीं है, तो नेचुरली वह क्या करते हैं यूनिट्स ही कम सेल करते हैं, यानी वह प्रोडक्शन कम करेंगे, उसका वॉल्यूम कम कर देंगे, यानी प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो मटेरियल कम लगेगा, मटेरियल कम लगा तो लेबर कम लगेगा, लेबर कम लगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम लगेंगे, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर भी इफेक्ट आएगा। सेलिंग प्राइस पर तो रहेगा ही रहेगा, परंतु साथ ही साथ अगर सेल्स यूनिट्स और वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो वह इफेक्ट दोनों को करता है, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट को। आइए जैसे कि मैंने बताया ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो एक फार्मूला बेस्ड अपन फार्मूला लेते हैं। पहला ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, बीपी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपने को निकालना है रुपीस, तो एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी अपॉन एस, आगे एफ डिवाइडेड बाय सी अपॉन एस, आगे एफ डिवाइडेड बाय पी। फार्मूला सेम है, सिर्फ नीचे का ये चेंज किया है। एफ फिक्स कॉस्ट जैसे कि बताया, वी वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस, तो एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी अपॉन एस, एफ डिवाइडेड बाय सी अपॉन एस, एफ डिवाइडेड बाय पी है। 1 माइनस वी अपॉन एस ही होता है सी अपॉन एस, क्योंकि सी इज इक्वल टू एस माइनस बी, सी इज इक्वल टू एस माइनस बी। एस यानी सेलिंग प्राइस, बी यानी वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड सी यानी कंट्रीब्यूशन। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे अपन फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल रहते हैं, डेबिट में सब ऑल एक्सपेंसेस मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो जो मिलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स कंट्रीब्यूशन। और पीवीआर, पीवीआर का तो वही है, पीवीआर यानी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये था बीईपी इन रुपीस। दूसरा आता है बीईपी इन यूनिट्स, यानी ऑल द सेम, f डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी अपॉन एस कीजिए, f डिवाइडेड बाय सी अपॉन एस, f डिवाइडेड बाय पीवीआर, ऑल द सेम। बीईपी इन यूनिट्स, f डिवाइडेड बाय c पर यूनिट, और c पर यूनिट यानी s पर यूनिट माइनस v पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा। यहाँ पे पर यूनिट वाला भी चलेगा तो सेलिंग प्राइस रुपीस वाला भी चलेगा, बस इतना फर्क है दोनों में, यह थोड़ा सा देखिए। अब थर्ड, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मीन्स पीवीआर, C अपॉन S इंटू 100। C यानी कंट्रीब्यूशन, जैसे कि बताया, अगर ये C पर यूनिट लेंगे तो S भी पर यूनिट लेना पड़ेगा, C रुपीज़ लेंगे तो S भी रुपीज़ में लेना पड़ेगा, C अपॉन S इंटू 100। इसका जो आंसर निकलेगा वो यूनिट्स में निकलेगा, और इसका आंसर निकलेगा रुपीज़ में, और इसका आंसर निकलेगा परसेंटेज में। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, व्हेन 2 years profit and sales are given।
जब 2 इयर्स का प्रॉफिट और जब सेल दिया जाता है तो उस समय पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का जो फार्मूला है वह ये है, चेंज ऑब्लिक डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज ऑब्लिक डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पर जब 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया हो या 2 इयर्स का जब सेल दिया हो तो उस समय पे जो 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर का मान के चल रहे हैं प्रॉफिट है 9000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट है 13000, तो डिफरेंस इज 4000, दैट इज चेंज इन डिफरेंस इन प्रॉफिट इज 4000। चेंज इन और डिफरेंस इन सेल मीन्स फर्स्ट ईयर में सेल हुआ 1,20,000, सेकंड ईयर में सेल हुआ 1,40,000, इट मीन्स 20,000 डिफरेंस, इट मीन्स 4000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। तो आपका जो आंसर निकलेगा वह आपका क्या रहेगा, पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हाँ, बशर्ते ये हो सकता है हमेशा प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्या दिया रहता है कि 2 इयर्स का कॉस्ट दिया रहता है और 2 इयर्स का सेल दिया रहता है। तो उस समय पे भी अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस किया जाए तो आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो नेचुरली फिर जब 2 इयर्स का प्रॉफिट आ गया सेल माइनस कॉस्ट करने से, तो 2 इयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स। कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि 2 इयर्स का कॉस्ट दिया रहेगा, 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा। जब 2 इयर्स का कॉस्ट और 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया जाए तो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट प्लस फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, जो अपन कॉस्ट शीट में पढ़ चुके हैं। फिर वैसे ही सेकंड ईयर का कॉस्ट प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, वहाँ से भी आपको सेल का डिफरेंस मिल जाएगा और प्रॉफिट तो क्वेश्चन में अवेलेबल है। यानी आपको क्या रहेगा, या तो 2 इयर्स का प्रॉफिट 2 इयर्स का सेल, या 2 इयर्स का कॉस्ट 2 इयर्स का सेल, या तो 2 इयर्स का कॉस्ट एंड 2 इयर्स का प्रॉफिट, आइदर और में दिया रहेगा। तो फिर वहाँ से अपन चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल से अपन निकाल सकते हैं। अब इसका भी आंसर किस में निकलेगा, इंटू 100 है तो आंसर परसेंटेज में ही निकलेगा। नंबर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे अपन MOS के नाम से जानते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में देखा जाए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे 2 सर्कमस्टेंसेस कौन से, एक हाई डिमांड और दूसरा लो डिमांड। भाई हाई डिमांड में कौन ज़्यादा रहेगा और लो डिमांड में कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। हाई डिमांड में जब आता है तो उस समय पे ये देखा जाता है कि जिसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा रहेगा। दोनों का सेल इक्वल है, 2 शॉपकीपर्स हैं, दोनों शॉपकीपर्स की सेल एक जैसी है, परंतु उसमें कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। दोनों की हाई डिमांड भी है, परंतु उसमें यह देखा जाएगा जिसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी मिनिमाइज द कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट कम रहेगी और उसका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, तो उस समय पे वह ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जब लो डिमांड रहेगी तो कौन प्रॉफिटेबल रहेगा, जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। सेफ्टी की मार्जिन, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, जिसके पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एक लिक्विड अपने पास में है, घर में आराम से बैठ के वो खा सकता है, परंतु जिसके पास में लिक्विड नहीं है तो वह जो बेचारे बहुत गरीब हैं तो वह देख रहे हैं आप उनकी सेफ्टी बहुत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत लो है। वह 1 दिन 2 दिन 1 महीना घर चला सकते हैं, इतना उनके पास है पैसा, परंतु जैसे ही दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हमारी अब सेफ्टी कौन करेगा। परंतु जिसके पास में उसने सेफ करके जोन में रखा हुआ है, पैसा संभाल के रखा हुआ है, तो वह उसकी आराम से बोलेगा ठीक है 3 महीने भी लॉकडाउन रहा तो अपने पास इतना पैसा है कि अपन 3-4 महीने अच्छे से खा सकते हैं, तो उसमें रहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द टाइम ऑफ लो डिमांड। वैसे ही बिजनेसमैन भी अगर वह अच्छा पैसा उसका खुद का पैसा है तो ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी जैसे कि मान के चलते हैं कि उसने एक चीज़ एक शॉपकीपर ने 70 रुपये किलोग्राम के हिसाब से खरीदा हुआ है, दूसरे ने खरीदा हुआ है 60 रुपये में। अब जो शॉपकीपर ने 60 रुपये में खरीदा हुआ है तो वह सेफ जोन में है,
बोले अगर वह 70 तक भी आ गया तो वह नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचेगा, मैं फिर भी 10 रुपये प्रॉफिट पे चलूँगा। परंतु जैसे ही वो 70 से 65 पे आ गया तो जिसने 70 में ख़रीदा है वो माइनस में जाएगा, परंतु अपन क्या करेंगे, फिर भी अपन +5 में है, क्योंकि अपन ने परचेज कितने में किया है, 60 में। यानी दोनों इसमें देखा जाए कि बिजनेस में मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम द प्रॉफिट, यानी अपने को सेफ जोन में चलना है। कभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द टाइम ऑफ लो डिमांड अपना प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, एट द टाइम ऑफ हाई डिमांड कि जिसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फार्मूला है? एक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कि टोटल सेल माइनस बीईपी इन रुपीज। दूसरा है मार्जिनल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। तीसरा है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। ऐसे 3 फॉर्मूले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल माइनस बीईपी इन रुपीज, मार्जिनल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, या तो फिर प्रॉफिट ऑब्लिक पीवीआर। नंबर 5। अब नंबर 5 में अपना ये है required sales to earn oblique desired profit of rupees 20,000। अब उसको रिक्वायर्ड सेल है कि मुझे अर्न करना है या उसकी इच्छा है कितना प्रॉफिट कमाने की, 20,000। पहले अपन ने फार्मूला देखा जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे वह सेल करना चाहता था, जिसको अपन बीईपी का नाम दिए थे। F डिवाइडेड बाय 1 माइनस के सामने डिवाइडेशन लाइन देना, नहीं तो बहुत सारे गलती से क्या कर देते 1 - V अपॉन S कर देते। तो थोड़ी सी जल्दबाजी में ध्यान दीजिएगा। F डिवाइडेड बाय C अपॉन S ऑब्लिक F डिवाइडेड बाय पीवीआर, ये अपना बीईपी का फार्मूला, नो प्रॉफिट नो लॉस। परंतु जब अब भी उसने इच्छा जाहिर की है तो नेचुरली सिर्फ जितना उसकी प्रॉफिट कमाने की इच्छा है वो F में प्लस कर देना, F प्लस PT डिवाइडेड बाय 1 - V अपॉन S, F प्लस PT डिवाइडेड बाय C अपॉन S, F प्लस PT डिवाइडेड बाय पीवीआर। नंबर 6, रिक्वायर्ड यूनिट सोल्ड, यूनिट्स आर वॉल्यूम sold to earn oblique desired profit of rupees 20,000। ऊपर में क्या देखा कि रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस था, अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड यूनिट सोल्ड कि कितने मुझे यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे अगर मैं 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। अब उसकी इच्छा है कि 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाने की तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तो यूनिट्स का फार्मूला था F डिवाइडेड बाय CP। नाउ पॉइंट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। Calculation of profit if desired sales of rupees 3 lakh। अभी अपन ने क्या देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, परंतु इसके इसमें क्या है कि मुझे 3 लाख रुपए की इच्छा है कि इतना मैं माल बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो नेचुरली अब डिज़ायर्ड सेल है, कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे को एक टर्नओवर कंप्लीट करना है, मेरा ये कि भाई यानी 3 लाख रुपए तक माल बेचूं, 5 लाख तक बेचूं, हर किसी की एक इच्छा होती है, डिज़ायर होता है। किसी को बोलता है कि नहीं यार इतना मेरे को माल क्या बेचना, मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, इतना मुझे प्रॉफिट होना।
तो दो टाइप के बिजनेसमैन होते हैं। पहले वाले में क्या देखा, उसकी इच्छा है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इसका ये कहना है कि मेरे को इतना टर्नओवर चाहिए। तो आइए देखते हैं कि उसको बोलता है कि अगर मैं 3 लाख का माल बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट इज इक्वल टू न्यू कंट्रीब्यूशन माइनस एफ। तो न्यू कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का न्यू कैपिटल सी, इसका फॉर्मूला है कि जितनी इच्छा है आपकी माल बेचने की, डिजायर सेल इन ब्रैकेट 1 माइनस वी अपॉन एस। और आपको तो मालूम है कि 1 माइनस वी अपॉन एस का एक और दूसरा भी है, सी अपॉन एस। और कुछ नहीं करना है, और डिजायर सेल इन ब्रैकेट सी अपॉन एस। एक तीसरा भी है, डिजायर सेल इन ब्रैकेट पी वी आर। जो आंसर निकलेगा वो न्यू कंट्रीब्यूशन की जगह पे आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर निकलेगा प्रॉफिट। कि 3 लाख रुपए का माल अगर अपन ने इच्छा है बेचने की तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, वो आपको फाइंड आउट करेगा। उसके बाद नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 ऐसा है कि मान के चलते हैं कि कभी भी कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस टू reduce BP by 5,000 units. सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, रिड्यूस द बीईपी बाय 5,000 यूनिट्स। अब बीईपी 5,000 यूनिट तक कम करना है, तो ऐसे समय पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। तो उसका जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय गिवन बीईपी। कितना दिया गया बीईपी 5,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में रहेगा प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रहेगा, तो आपका क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अपने को बॉडी सा करना है, पहले डिवीजन देन एडिशन, पहले डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो बीईपी में प्लस कर देने का। तो आपका क्या निकलेगा कि अगर बीईपी को 5,000 यूनिट तक कम भी किया गया तो उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 9। कभी कभी अपन ये देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में आता है कि आप अपने सिर्फ पीवीआर के बेस पर ही सब फार्मूले लगाए जाएं, पीवीआर के बेस पर ही आपको ये सब कैलकुलेशन करना है। जैसे पहला कैलकुलेशन आता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, कैलकुलेशन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ पीवीआर। केवल पीवीआर के बेस पर ही अगर आपको फाइंड आउट करना है फॉलोइंग आइटम्स, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान के चलते हैं पहला दिया उन्होंने बीईपी इन रुपीज, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ डिवाइडेड बाय पीवीआर। पहला फॉर्मूला एफ डिवाइडेड बाय एफ मींस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। दूसरा आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस जिसे कहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी अभी अपन ने फॉर्मूला देखे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तीसरा आता है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन केवल निकालना है तो उसका फॉर्मूला है जितना आपका सेल्स है, सेल्स मान के चलते हैं 1 लाख है, इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 60% है तो 1 लाख का 60% इट मीन्स 60,000। 60,000 इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 60,000 इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कितना। तो अपन ने फॉर्मूला देखे थे एस माइनस वी इज इक्वल टू सी। एस में से वी माइनस करेंगे तो सी आएगा, परंतु अगर वी ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो एस है 1 लाख, सी है 60,000 इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज 40,000। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन के बाद में नेक्स्ट आता है सेल्स। अब सेल्स निकालना इन रुपीज़ में, तो सेल्स इन रुपीज़ में निकालने के लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन निकला है,
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय PVR। अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल्स इनटू PVR, सेल्स इन रुपीस निकालना है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय PVR। ऐसे 4 फार्मूले हैं, BP इन रुपीस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि PVR से अपने को ऑन द बेसिस ऑफ PVR फाइंड आउट करना है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है कि भाई PVR के बेस पर फाइंड आउट करें, तो फिर इस प्रकार से PVR का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अपन ने कभी कभी बनाने के लिए बोला जाता है एग्जाम में, या कभी कभी एग्जाम में बना के आता है। अब स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, एस मीन सेल्स, मान के चलते हैं 1 लाख है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिसका दूसरा नाम मालूम है मार्जिनल कॉस्ट, वो मान के चलते हैं 60,000 है। तो ये 40,000 आपका क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से भी बोला जाता है। फिर इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है मान के चलते हैं 10,000, तो प्रॉफिट इज 30। इस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एग्जाम में S माइनस V इज इक्वल टू C मिलता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करने का प्रॉफिट मिलता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा दिया जाता है, तो कभी कभी अपने को नीचे से अगर ऊपर जाना रहा तो जो ये माइनस है वो अपने को प्लस करने पड़ते हैं। अगर नीचे से ऊपर जाना है तो उस समय पे 30,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 10, तो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज 40,000। यानी आपका क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, या कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इस प्रकार से ये सेम ये 40,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 60,000, जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि 2 इयर्स का प्रॉफिट, 2 इयर्स का कॉस्ट और 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा, तो डिफरेंस विल बी द कॉस्ट। तो इस प्रकार से 2 इयर्स का कॉस्ट और 2 इयर्स का प्रॉफिट दोनों को प्लस की तो सेल मिलता है। तो ये सब अपन ने प्रॉफिट भी जोड़े, दोनों कॉस्ट भी जोड़े, तो क्या मिला आपका, सेल मिला। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपके सामने रखे, तो यह था आपका बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद अपन बाद में क्वेश्चन चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।